डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और आप अपने बीपीएससी टीआर 4 की तैयारी में जुट गए होंगे। साथ ही इसके साथ बीईटी का भी एग्जाम है और साथ ही आपका यूपी पीजीटी का भी एग्जाम है। ठीक, ये बीपीएससी टीआर 4, बीईटी और यूपी पीजीटी एग्जाम आपका लगभग एक ही साथ होगा। आगे पीछे हो सकता है एक हफ्ते का, लेकिन साथ में ही होगा। तो आप अभी से तैयारी में जुड़ जाइए, सुनहरा मौका आपके पास इस वर्ष में, कहीं भी आप सिलेक्शन ले लीजिए। तो आज हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के तहत आज हम लोग पॉलिटिकल थियरी का एक सेक्शन है राजनीतिक सिद्धांत। पॉलिटिकल थियरी यानी राजनीतिक सिद्धांत का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ जस्टिस यानी न्याय। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और विस्तृत व्याख्या के रूप में पढ़ेंगे। और ये जो हमारा टॉपिक एक टेक्स्ट बुक है, ये बताते हैं राजेश मिश्रा सर की पुस्तक है। ठीक, आप चाहे तो मार्केट से इसको ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के हर विद्यार्थी के पास ये राजेश मिश्रा सर की पुस्तक होनी ही चाहिए। ठीक, इसमें से लगभग बहुत से क्वेश्चन फंस जाते हैं। चलिए आज न्याय को पढ़ते हैं। और प्लीज आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। ठीक, चलिए। और इससे पहले हम पॉलिटिकल थियरी का जो टॉपिक था स्वतंत्रता समानता, उसको भी पढ़ चुके हैं। और पॉलिटिकल थिंकर्स में भी हम लोग प्लेटो अरिस्टो को पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा है पॉलिटिकल थ्योरी का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जस्टिस यानी न्याय। तो यही सिर्फ सबसे देखिए पहला ही लाइन महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि जो जस्टिस शब्द है यानी न्याय, न्याय का इंग्लिश वर्ड जस्टिस है, वो किस भाषा से लिया गया है। तो जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्टिस से बना है, जिसका अभिप्राय होता है जोड़ना। ठीक, ये आपको हमेशा याद रखना है। कोई सा भी जो थियरी है उसके जो इंग्लिश वर्ड किस मूल भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है और उसका उस भाषा में क्या अर्थ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लैटिन भाषा के जस्टिस से बना है, जिसका अभिप्राय जोड़ना है। ठीक, प्लेटो के न्याय के अनुसार न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है। ठीक, प्लेटो का न्याय सिद्धांत आप पढ़े ही हैं। समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए दो उपाय किए जाते हैं, पहला दंडित करना, दूसरा पुरस्कृत करना। ठीक, वस्तुतः न्याय एक जटिल संकल्पना है। इसका प्रयोग कभी नैतिक रूप में तो कभी वैधानिक रूप में तथा कभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप में भी किया जाता है। बात सही है कि जो आपका जस्टिस या न्याय का सिद्धांत है बेहद बेहद कॉम्प्लेक्स है। कभी कभी इसको नैतिकता के रूप में देखा जाता है, तो कभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाता है। कभी ये लीगल में भी, अगर हम तक कानूनी रूप में, वैधानिक रूप में भी इसका अर्थ हो जाता है। तो समकालीन युग में न्याय का मूल अर्थ सामाजिक न्याय से लिया गया है। यानी जो समकालीन विश्व है, इस समय न्याय का अर्थ क्या है, बेसिक जो इसका मूल है, बेसिक जो इसका मीनिंग, मूल अर्थ जो है वो है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय शब्द एक बृहद शब्द है जिसमें वैधानिक, राजनीतिक एवं आर्थिक तीनों तरह का न्याय सम्मिलित होता है। सामाजिक न्याय जो होता है, समाज में जो भी विषमताएं उत्पन्न होती हैं या कि जो विशेष अधिकारों को लेकर मतलब किसी के साथ दुर्भाव या उसके साथ अन्याय होता है, तो उसमें तो आपका राजनीतिक और वैधानिक और आर्थिक तीनों प्रकार के न्याय उसमें शामिल हो जाते हैं सामाजिक न्याय में। न्याय के दो मूल तत्वों को प्रत्येक विचारकों ने माना है। न्याय के दो मूल तत्व कौन कौन से? एक समानता और एक निष्पक्षता। सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन जरूरी है कि निष्पक्षता के साथ ये व्यवहार किया हुआ हो। अब ये सेंट अगस्टाइन है, क्या कहते हैं? अगस्टाइन के अनुसार जिस राज्य में न्याय न हो वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा होता है। ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण कोट है कि जिस राज्य में न्याय न हो वह समुद्री लुटेरे के गिरोह जैसा होता है। ठीक, ये भी आप देख सकते हैं। और एक मेरियम का क्या कहना है? न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का योग है जिनके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य के लिए वे सभी अधिकार और सुविधाएं जुटाई जाती हैं जिन्हें समाज उचित समझता है। ठीक, तो
अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी रचना प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, ये आपको किताब अर्नेस्ट बार्कर के, क्योंकि बार्कर बहुत मतलब कि इनके पॉलिटिकल थियरी में जो है बहुत ही कोट हैं, तो इनके पुस्तक भी पूछ लेता है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी जो 1951 में प्रकाशित हुई, में क्या कहते हैं, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को सहयोगी मूल्य माना है इन्होंने। थॉमस पोवर की प्रसिद्ध रचना वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स भी है। ठीक, न्याय के आयाम क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है, देखिए न्याय का नैतिक आयाम क्या है कि व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय है। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के जो भी कर्तव्य है, कार्य, उसको पालन करना ही न्याय है। न्याय का यह आयाम प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतक प्लेटो द्वारा परिभाषित किया गया। ठीक, ऐसे प्लेटो कहता है कि जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता विद्यमान हो, उसी गुण के आधार पर वो कार्य करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे, वही न्याय है। ठीक, एक जो आप भी बोलेगा वो जो सिफालस का कोट है, न्याय सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही, जैसे सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है, सिफालस का कोट है। और एक जो थ्रेसिमिकस कहता है न्याय शक्तिशाली का हित है, ये भी आप याद रखिएगा, न्याय शक्तिशाली का हित है, ये कौन कहता है, थ्रेसिमिकस। ठीक, न्याय का वैधानिक आयाम देखिए जरा, लीगल एस्पेक्ट क्या है इसका, कि वैधानिक रूप में न्याय का अभिप्राय विधि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दंड प्रदान करना है। यदि आप किसी कानून या नियम का उल्लंघन करते हैं तो उसके अनुसार दंड देना ही न्याय है, ये वैधानिक पक्ष है उसका। विधि का समाज सुनिश्चित करना ही न्याय है, विधि का शासन सुनिश्चित करना ही न्याय है। समाज में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान मानना एवं विधि का निष्पक्ष प्रयोग ही न्याय है। सब समाज में जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको समान मानना, व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना, वही क्या है, निष्पक्ष, इसमें निष्पक्षता का भी प्रयोग, विधि का निष्पक्ष प्रयोग और उसका समान रूप से लागू करना ही न्याय है। ठीक, बेंथम तथा ऑस्टिन वैधानिक न्याय के सबसे प्रमुख समर्थक हैं। ठीक, न्याय का राजनीतिक आयाम कि प्रत्येक व्यक्ति को शासन व्यवस्था में भागीदार देना ही न्याय है, यानी जो शासन व्यवस्था है उसमें सभी व्यक्तियों की हिस्सेदारी, भागीदारी हो सुनिश्चित करना ही न्याय है। राजनीतिक रूप से सभी को समान माना जाना, यानी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक पद है उसको प्राप्त करना या उसमें शामिल होना, चुनाव लड़ने और उसमें भागीदार होने में सबको समान माना जाना ही राजनीतिक न्याय है। फिर अब देखिए न्याय का सामाजिक आयाम क्या है, तो लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान एवं प्रजाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव न करना ही न्याय है। जो आजकल की सामाजिक जो विभेद है उनमें सभी प्रकार के विभेद को समाप्त करना और उनके आधार पर किसी प्रकार भेदभाव न करना ही न्याय है। वर्तमान में सामाजिक न्याय को व्यापक अर्थों में लिया जा रहा है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तीनों न्याय सम्मिलित हैं। कार्ल पॉपर जो है क्या कहता है कि न्याय को पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग एंड यूटोपियन सोशल इंजीनियरिंग कहा है उसने। कार्ल पॉपर ने न्याय को पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग एंड यूटोपियन सोशल इंजीनियरिंग कहा है। वो कौन, कार्ल पॉपर। न्याय का आर्थिक आयाम जरा देखिए कि मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों के अनुसार न्याय का मूल अभिप्राय समाज में सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना है। मार्क्सवादी जो कहते हैं जो भी व्यक्ति समाज में कम से कम उसकी जरूरी जो बेसिक नीड्स हैं, जो जरूरी आर्थिक जरूरतें उनको पूरा करना ही या आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना ही न्याय है। ब्रैनबेरी की प्रसिद्ध रचना वाई सोशल जस्टिस मैटर्स, एक बार याद कर लीजिएगा पुस्तक, वाई सोशल जस्टिस मैटर्स। करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस वाक्यांश का प्रयोग कोहेन के द्वारा किया गया। ये नहीं पूछता है न्याय के मानदंड क्या होंगे, न्याय के आवश्यकता के आधार पर वितरण हो, क्षमता या अधिकारिता के आधार पर वितरण हो और अर्हता के योग्यता के आधार पर वितरण हो। आवश्यकता के आधार पर वितरण क्या है, आवश्यकता के आधार पर वितरण के मानदंड का समर्थन मूलतः मार्क्सवादी करते हैं। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, ये बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये TI2 में प्रश्न आया था कि पुस्तक किसकी है। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम मई 1875 के अंतर्गत उचित वितरण की मांग उठाते हैं। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे
उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। ठीक, यानी प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाएगा और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको पेमेंट या मेहनताना या मजदूरी प्रदान की जाएगी। ये मार्क्सवादी सिद्धांत है। और ये जो पुस्तक है क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, ये पुस्तक है आपकी मार्क्स की। ठीक, मार्क्सवादियों के न्याय की संकल्पना को उपचारिक न्याय या रेमेडियल जस्टिस भी कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है, कौन रेमेडियल जस्टिस से संबंधित है या न्याय के उपचारिक सिद्धांत से समर्थित है? तो कौन? ये है आपका मार्क्सवाद। अधिकारों के आधार पर वितरण, तो इस मानदंड के समर्थक नौ उदारवादी विचारक हैं। जो न्यू लिबरलिस्ट हैं वो अधिकारों के आधार पर न्याय का वितरण के समर्थक हैं। नौ उदारवादी विचारक में रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार न्याय का आधार पात्रता या योग्यता होनी चाहिए। इनके अनुसार वस्तुओं का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान के अनुपात में होना चाहिए। न्याय का अधिकारिता या पात्रता सिद्धांत इसको बोलते हैं। ये पूछ लेता है न्याय के पात्रता सिद्धांत या अधिकारिता सिद्धांत का समर्थक कौन हुआ? तो सबसे पहले नौ उदारवादी, और उनमें भी रॉबर्ट नॉजिक होंगे। इनके अनुसार प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस वस्तु का अधिकारी है उसे उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ठीक, नॉजिक के अनुसार न्याय का आशय निम्नलिखित 3 नियमों से है। कौन कौन से? एक तो संपत्ति का अर्जन वैध होना चाहिए, संपत्ति का हस्तांतरण वैध होना चाहिए, और यदि संपत्ति का हस्तांतरण अर्जन वैध नहीं है तो इस संबंध में दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। ये एक बार प्रश्न आ चुका है आपका। ठीक, अब देखिए, तो इस संबंध में दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। ठीक, नॉजिक ने आत्म स्वामित्व का सिद्धांत, ठीक, ये याद रखिएगा, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का सिद्धांत इन्होंने दिया है। स्वतःमूलक सिद्धांत भी बोलते हैं, या आत्म स्वामित्व का सिद्धांत भी नॉजिक ने समर्थन किया। ये भी प्रश्न आ चुका है। अतः न्याय का सरोकार वितरण से नहीं अथवा वितरण से नहीं है। न्याय का सरोकार जो है संबंध है वितरण से नहीं है, तथा न्याय सामाजिक नहीं है बल्कि प्रक्रियात्मक है। प्रोसीजरल जस्टिस यानी न्याय का प्रक्रियात्मक सिद्धांत, स्व व्यक्तिमूलक सिद्धांत या पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म जो है वो इसका समर्थक कौन हुआ? रॉबर्ट नॉजिक। नॉजिक के अनुसार जो जैसा चयन करे जिसका जैसा चयन हो, ये कोट हमेशा याद रखना है, जो जैसा चयन करे जिसका जैसा चयन हो। अब इसमें FA हेयक क्या कहते हैं कि हेयक की रचना बेहद महत्वपूर्ण, मैं बार बार बता दे रहा हूँ, बेहद महत्वपूर्ण है हेयक की रचना। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ठीक, वॉल्यूम 1 रूल्स एंड ऑर्डर, वॉल्यूम 2 द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, ये भी याद रखिएगा, ये द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक, ये इसका वॉल्यूम 2 है। तीसरा द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ अ फ्री पीपल, एक ये आपको याद रखना और एक याद रखना किसकी रचना है? FA हेयक की। हेयक के अनुसार समूचे समाज को न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कहना अतार्किक है। हेयक की अक्सर रचनाओं के नाम पूछे जाते हैं आपसे। इनके अनुसार अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है, क्योंकि अन्याय का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ जानबूझकर भेदभाव और शोषण करना, जबकि जो व्यक्ति समाज में वंचित है वह दुर्भाग्यशाली है। ठीक, हेयक के अनुसार सामाजिक न्याय मृग मरीचिका है। ठीक, ये भी याद रखना, सामाजिक न्याय का मतलब दिखावा या मतलब कि छलावा है, मृग मरीचिका है। जैसे आप सोने का हिरण संभव नहीं है लेकिन फिर भी ये लालच था, वो इसी वजह से सामाजिक न्याय भी संभव नहीं है। इसको कहते हैं सामाजिक न्याय एक छलावा है, एक मृग मरीचिका है। ये कोट हमेशा पूछा जाता है आपसे, चाहे तो आप क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख लीजिए। हेयक ने राज्य द्वारा व्यक्तियों को न्यूनतम वस्तुएं प्रदान करने का समर्थन किया है, लेकिन यह न्याय के नाम पर नहीं होना चाहिए। फिर हेयक के अनुसार बाजार की प्रक्रिया और परिणामों को नैतिक रूप में विश्लेषित करना सामान्यतः अवैधानिक है। हेयक के अनुसार सामाजिक न्याय जैसा कोई शब्द नहीं होता है। जो स्वतंत्र विनिमय यानी फ्री एक्सचेंज है वही स्वच्छ विनिमय है। ठीक, क्योंकि नौ उदारवादी है तो इस वजह से न्याय की इस प्रकार का वो समर्थन कर रहा है। इसलिए हेग जैसे विचारकों ने कल्याणकारी राज्य की मान्यता पर सवाल उठाया और यह भी कहा कि कल्याणकारी राज्य का मार्ग दासता की ओर ले जाता है। कौन कहता है कि कल्याणकारी राज्य का मार्ग दासता की ओर ले जाता है? ये FA हेग का कोट है। वितरणात्मक न्याय के अनुसार वस्तुओं के वितरण के निम्नलिखित मानदंड होते हैं। कौन कौन से? पहले अर्हता के आधार पर हो,
यह मानदंड परंपरावादियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। परंपरावादियों के अनुसार न्यायपूर्ण वितरण का आधार या मानदंड अर्हता यानी योग्यता होनी चाहिए, नहीं आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक। फिर प्रक्रियात्मक न्याय क्या है? प्रोसीजरल जस्टिस कि प्रक्रियात्मक न्याय मूलतः औपचारिक या वैधानिक न्याय है। प्रक्रियात्मक न्याय में समकालीन उदारवादी विचारक विश्वास करते हैं। अतः इस न्याय में सेवाओं, पदों एवं वस्तुओं के वितरण का आधार अधिकार माना जाता है। वस्तुओं, सेवाओं और पदों का वितरण का आधार अधिकार माना जाता है, क्योंकि उदारवादी हैं, उदारवादी अधिकार की हम बात करते हैं, इस वजह से ये ऐसा है। ठीक। फिर प्रक्रियात्मक न्याय में क्षमता पर बल दिया जाता है, आवश्यकता पर नहीं। अतः प्रक्रियात्मक न्याय में बाजारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है। जो न्यू लिबरलिस्ट है, नव शिक्षा तंत्रवादी, ये इस प्रकार का समर्थन करते हैं, पूंजीवादी है, क्योंकि वो कहते हैं कि व्यक्ति को व्यक्ति पर छोड़ दिया जाए, उसकी क्षमता के अनुसार छोड़ दी जाए, वही उसके मामले में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक। इस न्याय की अवधारणा में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, परिणाम पर नहीं। लेकिन प्रक्रियात्मक न्याय की सबसे बड़ी त्रुटि है कि इन्होंने न्याय की कल्पना एक अणुवादी व्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया, यह एक सामाजिक प्राणी के संदर्भ में नहीं। इस वजह से इनकी आलोचना होती है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति विभिन्न होती है, यानी विषम होती है, सब लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। इसलिए एक असमतामूलक समाज में न्याय का प्रक्रियावादी स्वरूप असंगत सिद्ध हो जाता है। ठीक। प्यारे साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, और जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, और ये तैयारी आपका बीपीएससी, यूपी पीजीटी या बीईटी के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक। और किसी साथी को लगता है कि उनके पास प्रॉपर कंटेंट नहीं है, तो आप पेड पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हैं। जो आपका पेड पीडीएफ है, और इसके लिए व्हाट्सएप करना होगा 9161701336 पर। ठीक। और बेहद ज़्यादा महंगा नहीं है, बेहद अंडर बजट है, बेहद रिलायबल है, और आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीआर 3 में जो हमने टीआर 1 टीआर 2 में तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को सफलता मिली। टीआर 3 में लगभग 68 क्वेश्चन हम लोगों से मैच किए जो हमने पढ़ा, और जो 5 ऑप्शन वाले मॉडल पेपर हैं उसमें तो वो और बेहतर साबित हुए। ठीक। तो न्याय का तत्वात्मक सिद्धांत क्या है, यानी सब्सटेंटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है? तत्वात्मक न्याय का अभिप्राय सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय से है। सामाजिक आर्थिक न्याय से तत्वात्मक सिद्धांत का संबंध। तत्वात्मक न्याय में व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है। अतः तत्वात्मक न्याय की संकल्पना अवसर की समता पर आधारित है। जो सब्सटेंटिव जस्टिस है वो अवसर की समता पर आधारित है। ठीक। लेकिन तत्वात्मक न्याय का क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादी विचारकों ने माना। उनके अनुसार न्याय का अभिप्राय पूंजीवादी व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन या विनाश है। ठीक। मार्क्सवादी जो विचारक है वो तत्वात्मक मानते हैं, और उनका मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके ही न्याय का जो वितरणात्मक सिद्धांत है, तत्वात्मक सिद्धांत है, वो तभी सफल हो पाएगा। अतः एक ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना करते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण हो। जो मार्क्सवादी विचारधारा है या साम्यवादी, उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण कहते हैं, और उनका वितरण समाज के अनुसार ही होना चाहिए। जिसकी जितनी क्षमता, उसके अनुसार, जिसकी जितनी क्षमता के अनुसार अपना कार्य करे, और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको मतलब के लाभ दिया जाए या उसकी मेहनताना दिया जाए। ठीक। अतः मार्क्सवादी अवसर की समता की बजाय सभी के लिए समान परिस्थितियों का समान समर्थन करते हैं। ठीक। मार्क्सवादियों के अनुसार कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन इस मान्यता में भी त्रुटि है, क्योंकि मार्क्सवादी व्यवस्था में जिस प्रकार एक दल का प्रभुत्व या आधिपत्य स्थापित हो गया है, उसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया। सर्वहारा वर्ग के शासन की बजाय सर्वहारा वर्ग पर शासन स्थापित हो गया। ठीक। ये भी बात है, बात सही है। प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन मुख्यतः शास्त्रीय उदारवादी, नव उदारवादी विचारक करते हैं। ठीक। प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल जस्टिस है, उसका समर्थन शास्त्रीय यानी क्लासिकल लिबरलिस्ट और न्यू लिबरलिस्ट करते हैं। कल्याणकारी न्याय को मानने वाले लोग तत्वात्मक प्रक्रियात्मक न्याय के सम्मिश्रण के समर्थक होते हैं। रॉल्स ड्वार्किन, एलिजाबेथ एंडरसन जैसे विचारक इसके समर्थक हैं। किसके? तत्वात्मक
या प्रक्रियात्मक न्याय के सम्मिश्रण के। अब जरा देखिए प्राकृतिक न्याय क्या है। ठीक, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय से संबंधित और प्राकृतिक अधिकार से हर बार प्रश्न आता है, तो आपको संभल के देखिए। कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तो आप इस हिसाब से पढ़ें क्या वो जो पढ़ रहे हैं उससे आपके एग्जाम के लिए लाभ है कि नहीं, और ये भी कौन से प्रश्न किस प्रकार से किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि किस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। उसी टॉपिक से बार बार प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन उन प्रश्न सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है, समरूप नहीं है, बदल बदल के आता है। तो कैसे हम लोग पढ़ें, कैसे हमको याद रहे, ये भी आपको देखना है। प्राकृतिक न्याय से आशय उन नियमों और मान्यताओं से है जो मानव मात्र के लिए उपयोगी हैं। ठीक, मानव मात्र के लिए उपयोगी हैं। यह संभव है कि उनका वर्णन संविधान या विधि में न हो। प्राकृतिक न्याय के अंतर्निहित अर्थ क्या है? प्राकृतिक न्याय में जो अर्थ शामिल है उसका क्या अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जा सकता है। यानी किसी को दंड करना है तो पहले उसकी बात सुनना चाहिए, प्राकृतिक न्याय है। दंड देने वाली संस्था आधिकारिक एवं वैध होनी चाहिए। दंड तार्किक एवं उचित होना चाहिए, मनमाना नहीं। ये प्राकृतिक न्याय के अंतर्निहित अर्थ है। अब रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है और बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बेहद महत्वपूर्ण। रॉल्स का बार बार आपसे पूछा जाता है, उनका जो पुस्तक है उसका नाम भी पूछा जाता है। बेंथम का न्याय परिणामवाद यानी कॉन्सिक्वेंशियल है, जबकि रॉल्स का न्याय सिद्धांत परिणाम निरपेक्ष है यानी डीओंटोलॉजिकल है। ठीक, जिसमें प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है। जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत है वो जो जॉन रॉल्स प्रक्रिया के माध्यम से न्याय स्थापित करना चाहते हैं। रॉल्स अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। ठीक, रॉल्स का न्याय रॉल्स का न्याय कांट के आदर्शवादी विचारों पर आधारित है। रॉल्स का प्रसिद्ध कथन है कि आत्मन साध्य से पहले है। ये कोट बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, बेहद महत्वपूर्ण कोट है कि द सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड, यानी आत्मा है जो व्यक्ति है साध्य से पहले है, यानी आत्म साध्य से पहले है। ठीक, तो ये कोट है आपका जॉन रॉल्स का, याद रखिएगा। व्यक्ति स्वयं में साध्य से प्रभावित है। ठीक, रॉल्स ने व्यक्ति की गरिमा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। रॉल्स ने समाज में पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा यानी वेंचर की संकल्पना की। रॉल्स के न्याय का आधार क्या है? रॉल्स का न्याय कांट के आदर्शवादी सिद्धांतों से प्रभावित है। उसने कांट की इस मान्यता को स्वीकार किया कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है, इसलिए उन्होंने कहा आत्मन साध्य से पहले है। व्यक्ति स्वयं में साध्य है, ये कांट का कथन है और उसमें सुधार करते हुए जॉन रॉल्स ने कहा आत्मन साध्य से पहले है। अतः जॉन रॉल्स के प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है। रॉल्स ने बेंथम के न्याय के मूल आधार को अस्वीकृत कर दिया। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को ही न्याय का मूल आधार माना था। न्याय का मूल आधार माना था व्यक्तियों का अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख बेंथम ने। ठीक, बेंथम ने उपयोगितावादी न्याय का समर्थन किया जिसका रॉल्स ने खंडन किया। यानी बेंथम का जो न्याय सिद्धांत है जो उपयोगितावाद पर आधारित था, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित था, उसका खंडन यानी उसकी आलोचना किसने की? जॉन रॉल्स ने की। ठीक, रॉल्स के न्याय सिद्धांत की मूल विशेषताएं क्या है? रॉल्स ने न्याय सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध रचना अ थियरी ऑफ जस्टिस, बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक और बार बार आपसे पूछा जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में प्रकाशित हुई, जो कि जॉन रॉल्स की पुस्तक है। रॉल्स ने न्याय को फेयरनेस कहा है। ठीक, रॉल्स ने न्याय को क्या कहा? फेयरनेस। रॉल्स ने जस्टिस एज फेयरनेस, ये भी उनकी पुस्तक अ री स्टेटमेंट 2001। ठीक, अ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक है, फिर उसमें सुधार करते हुए जस्टिस एज फेयरनेस अ री स्टेटमेंट किसने लिखा? जॉन रॉल्स ने 2001 में प्रकाशित हुई पुस्तक। ठीक, रॉल्स के अनुसार न्याय समाज का सबसे मुख्य और प्राथमिक गुण है। कोट करके आता है कि न्याय समाज का प्राथमिक गुण है। ये किसका कोट है? ये कोट है आपका जॉन रॉल्स का। रॉल्स ने न्याय को मैक्सिमम प्रिंसिपल भी कहा है। ठीक, रॉल्स का न्याय सिद्धांत विभेदों के नियम पर आधारित है।
विभेद के नियम पर आधारित है। इसी को समानुपातिक न्याय बोलते हैं या अनुपातिक न्याय बोलते हैं, जिसका समर्थन अरस्तु ने किया। रॉल्स के न्याय की संकल्पना शुद्ध प्रक्रियात्मक, प्योर प्रोसीजरल बोलते हैं इसको, ठीक, प्योर प्रोसीजरल जस्टिस, ठीक। रॉल्स के न्याय सिद्धांत को आच्छादित एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है, जैसे ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस बोलते हैं इसको। रॉल्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है, अपनी विशिष्टता मान्यता होती है, ठीक, विशिष्ट मान्यता होती है। इसका निर्धारण बहुमत नहीं करेगा, ठीक, यानी बहुमत की संख्या के आधार पर अल्पसंख्यक कार्य नहीं करेगा। इसका किसी भी कार्य का निर्धारण बहुमत नहीं करता। ये रॉल्स का मानना है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में निम्नलिखित बिंदुओं को क्रमिक रूप में स्वीकार किया है। क्या है क्रमिक रूप? कि सभी को समान स्वतंत्रता का अधिकार हो और उसके बाद अवसर की भी समानता और विभेद का भी नियम लागू होना चाहिए। रॉल्स के न्याय सिद्धांत का निर्माण क्या है? रॉल्स ने न्याय सिद्धांत का निर्माण करने के लिए सामाजिक समझौते और अज्ञान के पर्दे का सहारा लिया। इसको अज्ञान के पर्दे बोलते हैं, व्हील ऑफ इग्नोरेंस या कर्टेन ऑफ इग्नोरेंस भी बोलते हैं, अज्ञान का पर्दा या सामाजिक समझौता। देखिए 20वीं सदी में सामाजिक समझौते के सिद्धांत कौन प्रयोग किया? तो जॉन रॉल्स है। और व्हील ऑफ इग्नोरेंस या अज्ञान का पर्दा और इग्नोरेंस कर्टन की बात करने वाला जॉन रॉल्स है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। अज्ञान के पर्दे से आशय व्यक्ति को समाज में अपनी वर्तमान स्थिति का पता नहीं तथा व्यक्ति का भी पता नहीं है। व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाना चाहता है तथा व्यक्ति दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता है। ये जॉन रॉल्स का मानना है। रॉल्स का समझौता तार्किक व्यक्तियों का समझौता है। व्यक्ति तार्किक के साथ साथ नैतिक भी है, उनका मानना है। व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समझौता करता है। व्यक्ति सर्वाधिक सुरक्षित मार्ग का चयन करता है। वह समझौते में जोखिम भरे मार्ग का चयन नहीं करता है। न्याय तार्किक चयन का परिणाम है। रॉल्स का न्याय सिद्धांत उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि में है। बदतर परिस्थितियों में सर्वाधिक वस्तुएं अर्जित करना। रॉल्स के अनुसार वस्तुओं से आशय बदतर परिस्थितियों में प्राथमिक वस्तुओं से है। अविशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय यानी प्योर प्रोसीजरल जस्टिस। रॉल्स का न्याय विशुद्ध प्रक्रियात्मक है क्योंकि रॉल्स ने प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर अधिक बल दिया है। उनके अज्ञान के पर्दे की कल्पना न्याय को निष्पक्ष बनाने के लिए है। अज्ञान के पर्दे के पीछे किसी भी व्यक्ति को अपनी विशेष क्षमता या प्रतिभा का ज्ञान नहीं होता है, ठीक, यही है अज्ञान का पर्दा। इसलिए समझौते पर आधारित न्याय का विचार सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। उनके अनुसार सामाजिक कल्याण के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी सामाजिक कल्याण सभी की भलाई के लिए आपकी स्वतंत्रता को बाधित की जा सकती है, उनका मानना है। रॉल्स ने न्याय सिद्धांत के निर्माण के लिए 17वीं शताब्दी के समझौते सिद्धांतकारों के तरीकों का प्रयोग किया। रॉल्स के न्याय का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य यानी न्याय की पृष्ठभूमि क्या है? रॉल्स के न्याय का निर्माण कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत किया गया है तथा उसे न्याय को व्यवहारिक आधार प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक राज्यों की पृष्ठभूमि का आवश्यक होना माना है। इस संदर्भ में उसने राज्य के कार्यों का निम्नलिखित भागों में बांटा। तो राज्य के क्या कार्य हो? एक तो आवंटन हो, अलोकेशन, यानी प्रतिस्पर्धा पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था में राज्य के द्वारा कीमतों का नियंत्रण होगा और प्रगतिशील करारोपण किया जाएगा, ठीक, कीमतों पर नियंत्रण होगा राज्य के द्वारा और प्रगतिशील करारोपण हो, ठीक, मनमानी नहीं। स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व, व्यक्ति को पूर्ण रोजगार दिलाने का प्रयत्न किया जाएगा तथा सभी व्यक्ति रोजगार के चयन में स्वतंत्र होंगे। स्थानांतरण ट्रांसफर क्या है? स्थानांतरण ट्रांसफर क्या है कि सभी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी होगी जिससे दीर्घकालिक रूप में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो। पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा व्यवस्था में मानवीय आवश्यकताओं को उपेक्षित करना कठिन है, अतः सभी के लिए न्यूनतम आय का प्रबंध करना चाहिए जिससे न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ हो, ठीक। और वितरण देखिए क्या है? वितरण समाज में संपत्ति का केंद्रीकरण। वितरण यदि एक सीमा से अधिक हो जाए तो स्वतंत्रता व समानता, जिसको वो अवसर की समानता बोलता है, पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः रॉल्स ने उत्तराधिकार की संपत्ति और उपहारों के संदर्भ में भी करारोपण का समर्थन किया है। रॉल्स की अन्य रचनाएं क्या हैं? पॉलिटिकल लिबरलिज्म,
द लॉ ऑफ पीपल्स, यानी देखिए उसकी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस एज फेयरनेस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म और द लॉ ऑफ पीपल्स, ये उसकी पुस्तक है, आपको याद रखना है। पुस्तकों के नाम आप चाहें तो एक जगह नोट भी कर सकते हैं। प्राथमिक वस्तुओं के क्या प्रकार हैं? प्राथमिक प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं जिसमें बुद्धि एवं स्वास्थ्य है, सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं जिसमें अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति एवं गरिमा का सम्मान। ठीक। न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को अधिकतम लाभ से तात्पर्य प्राथमिक वस्तुओं के आवंटन से है। यह आवंटन केवल बदतर परिस्थितियों में लागू होता है तथा उसके पश्चात व्यक्ति को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ दिया जाता है। रॉल्स के अनुसार ऐसी विषमताएं स्वीकार की जा सकती हैं जिससे वंचित लोगों का कल्याण हो। रॉल्स के न्याय को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत से कौन संबंधित है? इसके सिद्धांत को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत बोलते हैं, जॉन रॉल्स। ठीक, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा का प्रयोग करके वंचित लोगों का कल्याण किया जाएगा। ठीक। प्राथमिकता का सिद्धांत क्या है? कि न्याय सामाजिक कल्याण एवं कुशलता दोनों से प्राथमिक है। ठीक, न्याय जो है सामाजिक कल्याण कुशलता दोनों से पूर्व है, पहले है न्याय। तो समान और स्वतंत्रता का अधिकार पहली प्राथमिकता है, अवसर की समता दूसरी प्राथमिकता, न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण तीसरी प्राथमिकता है। ठीक, रॉल्स के अनुसार इस क्रम में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। भाई देखते हैं जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना। कि समुदायवादियों द्वारा रॉल्स की व्यक्ति की संकल्पना को अतार्किक और अव्यवहारिक बताया गया है। समुदायवादी की आलोचना करते हैं। समुदायवादियों के अनुसार न्याय की कोई एक मात्रा और सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, बल्कि विभिन्न समूहों के लिए विभिन्न समुदायों के लिए न्याय की भिन्न भिन्न धारणाएं आवश्यक हैं। इसलिए न्याय का कोई एक मानदंड नहीं हो सकता है। अमर्त्य सेन ने अपनी रचना द आइडिया ऑफ जस्टिस में नीति प्रक्रिया की बजाय न्याय पर बल दिया। ठीक। मार्क्सवादियों के अनुसार आलोचना क्या? मार्क्सवादियों के अनुसार व्यक्ति मूलतः वर्ग का सदस्य है, इसलिए व्यक्ति की प्रथम समझौते की कल्पना नहीं की जा सकती। रॉल्स का न्याय उदारवादी, कल्याणकारी एवं पूंजीवादी राज्य के लिए है। रॉबर्ट नॉजिक द्वारा रॉल्स की आलोचना, चूंकि शिक्षा तंत्रवादी और नव उदारवादी हैं, नॉजिक ने रॉल्स के नियमों की कड़ी आलोचना की तथा उन्होंने पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन किया है। एक नॉजिक की मूल मान्यताएं निम्नलिखित हैं। आरंभिक स्थिति में संसार की वस्तुओं पर किसी का नियंत्रण नहीं था। बात सत्य है। व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा व क्षमता द्वारा इन वस्तुओं पर नियंत्रण स्थापित किया। व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्ति उसके व्यक्तित्व का भाग है। नॉजिक के अनुसार व्यक्ति को असीमित संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। इस संपत्ति को स्थानांतरित करने का भी अधिकार है, बशर्ते संपत्ति का स्थानांतरण और अर्जन वैध हो। नॉजिक ने पूर्णतः बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, यानी पूंजीवादी व्यवस्था का। इसके न्याय का मूल आधार है कि जैसा जो चयन करे तथा जैसा जिसका चयन किया जाए। नॉजिक ने न्यूनतम नकारात्मक राज्य का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य का कार्य केवल विधि व व्यवस्था बनाए रखना है तथा बाह्य शत्रुओं से नागरिक की रक्षा करना। इसलिए इन्होंने प्रगतिशील करारोपण का सिद्धांत का खंडन किया। इसने अपनी प्रसिद्ध रचना स्टेट एंड एनार्की एंड यूटोपिया, बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये आपको भूलना नहीं है। स्टेट एनार्की एंड यूटोपिया रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक है। उसमें कहते हैं कि राज्य केवल उतना करारोपण करेगा जितना विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। समुदायवादियों के अनुसार न्याय क्या? न्याय के समुदायवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक वस्तुओं का ऐसा वितरण होना चाहिए जिसमें समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता निहित हो। इस सिद्धांत के समर्थक मैकेंटायर, माइकल सैंडल तथा माइकल वॉल्जर हैं। ये तीनों ही समुदायवादी विचारक हैं। और प्रश्न ऐसे भी आता है कि निम्न में से कौन से विचारक समुदायवादी विचारक हैं अथवा नहीं है। इस दृष्टिकोण के अनुसार समुदाय का हित उसकी ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान में अभिव्यक्त होता है। समुदायवादी ने रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि न्याय का कोई एक सिद्धांत नहीं अपनाया जा सकता, बल्कि समुदाय की मान्यताओं के अनुसार अलग अलग हो सकता है। मैकेंटायर ने अपनी पुस्तक आफ्टर वर्च्यू, ये भी बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। आफ्टर वर्च्यू किसने लिखी? मैकेंटायर ने इस पुस्तक में समुदायवाद के नैतिक आधार पर बल दिया। उन्होंने व्यक्ति की स्वायत्तता की आलोचना की
तथा कहा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी सामाजिक परंपराओं में विकसित होता है और इसी के माध्यम से सद्गुण अर्जित करता है। मैकिंटायर की दूसरी पुस्तक का नाम हु जस्टिस विच रैशनैलिटी है। ठीक, प्यारे साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और आपको यदि पेड पीडीएफ की आवश्यकता है जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और 5 ऑप्शंस पर आधारित जो मॉडल पेपर है वो मिलेंगे, ठीक, और भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, माइकल सैंडल ने अपनी पुस्तक लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, ये पुस्तक भी बेहद महत्वपूर्ण है, में रॉल्स की तार्किक प्रणाली की आलोचना करते हुए उसके द्वारा वर्णित विवेकशील कर्ता यानी रेशनल नेगोशिएटर्स तथा मूल स्थिति यानी ओरिजिनल पोजीशन की आलोचना की और कहा कि व्यक्ति के चित्त को समझने के लिए उसकी संस्कृति और समुदाय की जानकारी आवश्यक है। ठीक, और नेक्स्ट पुस्तक का भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। माइकल वॉल्जर ने अपनी पुस्तक स्फेयर्स ऑफ जस्टिस अ डिफेंस ऑफ प्लुरलिज्म एंड इक्वालिटी में उदारवादी बहुलवादी न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि न्याय का कोई सार्वभौम नियम नहीं हो सकता। न्याय के नियम के निर्धारण के लिए समुदाय विशेष में प्रचलित मान्यताओं और मानदंडों को ध्यान में रखना आवश्यक है। वॉल्जर के अनुसार न्याय का सिद्धांत सरल समानता यानी सिंपल इक्वलिटी के आधार पर नहीं वरन जटिल समानता इन कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी पर निर्धारित किया जाना चाहिए। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स या जटिल समानता से कौन संबंधित है? माइकल वॉल्जर। ठीक, जटिल समानता के अनुसार भिन्न भिन्न सामाजिक वस्तुएं जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के वितरण के लिए बनी हैं। न्याय का उद्देश्य इस वितरण के तर्कसंगत आधार का पता लगाना है। रॉल्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में समुदायवादियों की आलोचना का उत्तर दिया और आच्छादित एकता यानी ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस का सिद्धांत दिया। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म किसकी रचना है? जस्टिस एज फेयरनेस और थियरी ऑफ जस्टिस, ये तीनों पुस्तक जॉन रॉल्स की है। फिर अमर्त्य सेन के विचार कि इन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच क्षमता पद्धति को अपनाया। अमर्त्य सेन ने अपनी रचना डेवलपमेंट एज फ्रीडम जो कि 1999 में क्षमताओं की समता का समर्थन किया। इनके अनुसार लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करने का अभिप्राय जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का दृढ़ आधार समर्थन करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अकाल की घटना नहीं होती बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के द्वारा आर्थिक विकास बेहतर रूप से अर्जित किए जा सकते हैं। अमर्त्य सेन के अनुसार व्यक्तियों की मध्य भिन्नताएं लिंग आयु के आधार पर निर्मित होती हैं और ये भिन्नताएं प्राकृतिक हैं जबकि दूसरी भिन्नताएं परिस्थितियों के रूप में उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए जाति एवं संपत्ति पर आधारित विषमता। इनके अनुसार समाज में महिलाओं की स्थिति सामाजिक रूप में अत्यंत पिछड़ी है जिसमें दलित महिलाओं की स्थिति ज्यादा गंभीर है। इनके अनुसार बाह्य परिस्थितियों की विषमता अनेक रूपों में विद्यमान होती है। इनके अनुसार किसी एक क्षेत्र में विषमता संभव है परंतु किसी एक क्षेत्र में विषमता का प्रभाव दूसरे क्षेत्र पर नहीं होना चाहिए। वॉल्जर के अनुसार समाज के अनेक क्षेत्र होते हैं और यह सत्य है कि एक व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में निपुण हो सकता है तो दूसरा व्यक्ति गणित के क्षेत्र में प्रभावशाली हो सकता है परंतु एक क्षेत्र का लाभ व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में न उठा सके। अमर्त्य सेन ने अपनी नई पुस्तक द आइडिया ऑफ जस्टिस भी उनकी बेहद महत्वपूर्ण रचना है और आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। आइडिया ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल्स की न्याय को नीति कहा है और इसे सार्वभौमिक संस्थावाद कहा है और न्याय के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया है। ठीक, ये जैसे जो अमर्त्य सेन है भारतीय मूल के ये अर्थशास्त्री हुए और तभी इनको इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक, और एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उनसे विशेष तौर पर रिक्वेस्ट है जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और प्लीज उन लोगों का सपोर्ट करने के लिए आप अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और हम लोग इससे संबंधित जितने पॉलिटिकल थियरी और जितने पॉलिटिकल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं राजेश मिश्रा सर की पुस्तक से हम लोग उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं तो कहूँगा ये पुस्तक आप ऑफलाइन ले भी लीजिए क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सेक्शन हो चाहे
राजनीतिक विचारक हो, राजनीतिक सिद्धांत हो, संविधान का सेक्शन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, लोक प्रशासनीय, तुलनात्मक प्रणाली, सभी एक ही बुक में एक बेहतर तरीके से लिखे गए। जितना जरूरी है आपको पढ़ना उतना लिखा गया है। ठीक, तो कई लोग कहे कि सर किताब ही पढ़े, तो इसलिए हम लोग किताब पढ़े। फिर इसके बाद इन चैप्टर संबंधित हम लोग एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे और सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। इसलिए आप चैनल पर बने रहिए और बेहतर तैयारी के लिए हम लोग भरोसेमंद है कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि टीआई 1, टीआई 2 और टीआई 3 में तो हम लोग बेहतर से बेहतर सबसे अच्छा रिजल्ट मतलब कि पाने की भी उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। टीआई 2 में तो बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद के साथ आप स्वस्थ रहिए और सकुशल रहिए और अपनी तैयारी जारी रखते रहिए, सकारात्मक रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। ठीक, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।